हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए सामान्य अध्ययन की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा विषय होगा भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान। और संविधान सबसे पहले हम इन शब्दों के अर्थों को समझेंगे और ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि जितने भी इसमें टॉपिक हमारे आएंगे उसको हम कंसेप्चुअल समझने की कोशिश करें, जिससे कि हम पेपर किसी भी तरह के क्वेश्चन को हल कर सकें। सबसे पहले हम समझते हैं कि राज्य व्यवस्था किसको कहते हैं। पॉलिटी। देखिए, राज्य व्यवस्था यानी एक ऐसी व्यवस्था जो शासन चलाने के लिए आवश्यक होती है, उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। जैसे राज्य है, राज्य की एक शासन प्रणाली है। इस शासन प्रणाली के द्वारा शासित किया जाएगा किसको? जनता को। यानी राज्य में जैसी भी शासन प्रणाली होगी, उस शासन प्रणाली के द्वारा इस जनता को शासित किया जाता है। अगर हम राज्य व्यवस्था की एक डेफिनेशन को देखें तो शासन प्रणाली और जनता के बीच के संबंधों का अध्ययन राज्य व्यवस्था कहलाता है। इसी को हम राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं। यानी शासन प्रणाली कैसी है, उससे जनता को किस प्रकार शासित किया जा रहा है, इन दोनों के संबंधों का जो भी अध्ययन है उसे हम राज्य व्यवस्था में करते हैं। अब शासन क्या होता है, शासन प्रणाली क्या होती है, और इस शासन को चलाने के लिए एक सरकार होती है, सरकार क्या होती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो सरकार है वो विधि के अनुसार जो भी कार्य करती है उसे हम शासन कहते हैं। विधि के अनुसार जो भी कार्य करेगी उसे हम शासन कहेंगे। और सरकार वो है जो राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक गतिविधियों को संचालित करती है, उसे हम सरकार कहते हैं। थोड़ा टाइम दे। शासन, गवर्नेंस क्या होता है, इसके लिए हम लिखेंगे सरकार विधि के अनुसार जो भी कार्य करती है उसे शासन कहते हैं। अब बात करते हैं कि सरकार क्या होती है। राज्य की एक ऐसी संस्था जिसके माध्यम से विधि की गतिविधियों को संचालित किया जाता है, उसे सरकार कहा जाता है। राज्य की ऐसी संस्था जिसके माध्यम से विधिक गतिविधियों को
संचालित किया जाता है सरकार कहलाती है। सरकार कहलाती है। हम बात करते हैं सरकार के अंगों की। सरकार के अंग, आप सभी जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, यानी कि जुडिशरी। किसी भी देश की व्यवस्थापिका वहाँ की संसद को कहा जाता है। और आप जानते हैं कि संसद के भी 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसको हम सरकार कहते हैं। यहां से भी हम राज्य व्यवस्था की एक और डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि सरकार के निर्माण और संचालन के लिए जिस व्यवस्था की आवश्यकता होती है उसे भी हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्थापिका का गठन कैसे होगा, कार्यपालिका के काम कैसे होंगे, न्यायपालिका अपने कार्य को कैसे करेगी, लोकसभा का चुनाव कैसे होगा, राज्यसभा का चुनाव कैसे होगा, इस सारे के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे भी हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो हम एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, सरकार के निर्माण और संचालन के लिए जिस व्यवस्था की आवश्यकता होती है राज्य व्यवस्था कहलाती है। राज्य व्यवस्था कहलाती है। और अगर हम यहाँ संविधान की बात करें तो सरकार के अंगों के कार्यों और गठन और गतिविधियों की व्याख्या जो की जाती है वो संविधान में की जाती है, जिसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम बात करेंगे, जब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि राज्य होता है, उसकी एक शासन प्रणाली होती है और वो शासन प्रणाली जनता को शासित करती है। तो किसी भी देश में या किसी भी राज्य में कौन कौन सी शासन प्रणाली होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। शासन प्रणाली का वर्गीकरण हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। पहले हम शासन प्रणालियों को समझेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी शासन प्रणाली और व्यवस्थाएं प्रचलन में हैं। जिससे पहले हम देखते हैं जनता की
भूमिका के आधार पर। संरचना के आधार पर, शक्ति के आधार पर। मतलब ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता की भूमिका कैसी है, कम है या ज़्यादा है। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सरकार की संरचना कैसी है। और शक्ति का मतलब है कि शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र के पास है या प्रांतों के पास है। जनता की भूमिका के आधार पर भी दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं, राजतंत्र यानी मोनार्की सिस्टम और लोकतंत्र। संरचना के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। शक्ति के आधार पर भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, संघात्मक और एकात्मक यानी फेडरल और यूनिटरी। इस तरह से शासन प्रणाली को हमने वर्गीकृत किया है, राजतंत्र, लोकतंत्र, संसदीय, अध्यक्षात्मक, संघात्मक और एकात्मक। अब हम इनको समझेंगे और उसके बाद हम जैसे कि क्वेश्चन आता भी है कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली उपस्थित है या भारत का संविधान कैसा है, संघात्मक है या एकात्मक है या दोनों हैं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे इनको समझने के बाद डिसाइड करेंगे कि भारत में कौन सी प्रणाली प्रचलन में है। अब हम बात करेंगे, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजतंत्र की यानी मोनार्की। मोनार्की सिस्टम की, राजतंत्र की। देखिए, राजतंत्र को अगर हम दो शब्दों में तोड़ें, राज मतलब राजा का शासन, तंत्र मतलब प्रणाली। यानी यहां से हम समझ सकते हैं कि ऐसी प्रणाली जिसमें राजा का शासन होता है उसे राजतंत्र कहते हैं। अर्थात ऐसी प्रणाली जिसमें राजा का शासन होता है राजतंत्र कहलाती है। राजतंत्र कहलाती है। अब जैसे कि प्राचीन भारत में प्राचीन समय से हम देखते आए हैं कि ज़्यादातर देशों में राजतंत्र प्रणालियाँ प्रचलित थी और हमारे भारत में भी प्राचीन में भी और मध्यकाल में भी हमें राजतंत्र प्रणाली ही देखने को मिलती है। राजा का शासन यानी यहाँ पर जनता की भूमिका नहीं होगी। जब अभी हमने सरकार के 3 अंगों की बात की, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जिसका काम होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका जिसका काम होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य होता है कि जो कानून लागू हुए हैं उनको ये समीक्षा करना कि वो संविधान के अनुसार हैं या नहीं हैं। अगर ये तीनों कार्य किसी एक ही व्यक्ति में आ जाएं तो वो तानाशाह होगा,
यानी वही कानून बनाएगा, वही लागू करेगा और वही उनको समीक्षा करेगा। यही राजतंत्र की विशेषता होती है कि जब राजा होता था तो सारी पावर राजा के अधीन अंतर्गत निहित की जाती थी, निहित होती थी, और वही उन सारी पावर को यूज करता था। इसकी एक विशेषता और ये होती है कि इसमें जो राजा होगा, क्योंकि जो राजा होता है वो एक परिवार का होता है, तो वंशानुगत तत्व पाया जाता है, यानी कि एक ही परिवार का, यानी राजा का भाई, बेटी, भतीजा ही अगला राजा बनता है। जनता के राजा बनने की या शासक बनने की कोई गुंजाइश इसमें नहीं होती, और ना ही कानून निर्माण में या किसी अन्य कार्यों में जनता से कोई सलाह ली जाती है। तो जनता की भूमिका या तो होती ही नहीं है या बहुत कम होती है। ऐसी प्रणाली राजतंत्र कहलाती है। और इसकी एक विशेषता ये होती है, इस प्रणाली में वंशानुगत तत्व पाया जाता है। वंशानुगत तत्व पाया जाता है, यानी कि जो राजा होगा वो एक ही परिवार का होगा, उसी परिवार का ही राजा बनेगा। जनता ना राजा को निर्वाचित करेगी और ना जनता के राजा बनने की कोई गुंजाइश होगी। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। एक क्वेश्चन भी आता है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली में वंशानुगत तत्व पाया जाता है, तो राजतंत्र में पाया जाता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना राजतंत्र वर्तमान में कौन सा है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पुराना राजतंत्र वर्तमान में जापान है। आप लिख सकते हैं, लिखिएगा, इसे नोट करेंगे। वर्तमान में सबसे पुराना राजतंत्र जापान है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, ये शासक है और ये शासित हैं, लेकिन इस शासित यानी जनता में से कोई चांस नहीं होता कि ये शासक बन सके। केवल ये इन्हीं पे शासन करता रहेगा और इसी परिवार का व्यक्ति आगे का राजा या शासक बनता रहेगा। तो ये थी राजतंत्र प्रणाली। आप समझ सकते हैं कि भारत में राजतंत्र नहीं है। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र की। डेमोक्रेसी। अगर हम लोकतंत्र शब्द को भी तोड़ें, लोक का मतलब होता है जनता। देखा जाए तो ये लोक का ही बिगड़ा हुआ रूप है, यानी लोग अर्थात जनता, और प्रणाली अर्थात ऐसी प्रणाली जिसमें जनता का शासन होता है, लोकतंत्र कहलाती है। जिसमें जनता का शासन होता है, लोकतंत्र कहलाती है। लोकतंत्र को हम इस तरह समझ सकते हैं, ये शासक है, विधि के अनुसार शासन करता है। शासन किस पे करता है? शासित पे करता है, यानी जनता पर। ये जनता इस शासक को विधि के अनुसार निर्वाचित करती है
और जब जनता किसी व्यक्ति को विधि के अनुसार निर्वाचित करती है तो वही अगला शासक बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस लोकतंत्र में ये संभावना रहती है कि जिस आम नागरिक में से, आम जनता में से कोई भी व्यक्ति विधि के अनुसार निर्वाचित होकर शासक बन सकता है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी लोकतंत्र की एक परिभाषा दी जिसके अनुसार अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अगर हम इन तीनों को भी मिला दें तो ये भी हमारी, इन तीनों को मिलाकर भी हम लोकतंत्र कहते हैं। पहले बात करते हैं कि जनता का शासन कैसे है। जनता एक सामान्य विधि का निर्माण करती है जो सरकार का मार्ग निर्देशन करती है, जैसे संविधान। हम इसको लिखते हैं, जनता का शासन जनता एक सामान्य विधि का निर्माण करती है जो सरकार का मार्ग निर्देशन करती है, जैसे संविधान। जैसे संविधान। दूसरी विशेषता हम इसमें ले सकते हैं, जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर सरकार को चुनती है और उसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है। और उसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है। जवाबदेहिता का मतलब होता है कि जो भी सरकार बनेगी वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, मतलब उसको जवाब देने के लिए जनता या जनता द्वारा चुनी गई एक संसद में जवाबदेह होना होगा। तो ये दो विशेषताएं जनता के शासन को निर्धारित करती हैं कि जनता सामान्य विधि का निर्माण करती है जो सरकार का मार्ग निर्देशन करेगी, जैसे कि संविधान हर देश में होता है। जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर सरकार को चुनती है और उसकी जवाबदेहिता को सुनिश्चित करती है। दूसरे में हम बात करेंगे, आप इसको उतारिएगा, नोट करिएगा, जनता के द्वारा। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे जनता के द्वारा शासन या जनता के द्वारा। द्वारा का मतलब है कि जिस शासन में जनता की सहभागिता हो, जनता की शासन में
सहभागिता। जनता की शासन में सहभागिता। अब अगर हम बात करें जनता की भागीदारी की, तो जनता की भागीदारी या सहभागिता शासन में दो प्रकार से हो सकती है। एक सक्रिय भागीदारी, एक निष्क्रिय भागीदारी। सक्रिय भागीदारी का मतलब है कि जिसमें जनता सरकार को चुनती भी हो, यानी मत भी देती हो, और अपने शासन या सरकार द्वारा बनाई गई नीति निर्माण में भी भाग लेती हो। जबकि निष्क्रिय भागीदारी का मतलब है कि जहां जनता सरकार को तो चुनती है परंतु उसके द्वारा नीति निर्माण में भाग नहीं लेती है। तो हम इसको लिखेंगे सहभागिता दो प्रकार से, सक्रिय सहभागिता, निष्क्रिय सहभागिता। सक्रिय का मतलब है जिसमें जनता सक्रिय हो, यानी इसमें जनता चुनाव में भाग लेती है और साथ ही नीति निर्माण में भी सहभागिता करती है। सहभागिता करती है, जैसे दबाव समूह, आदि। दबाव समूह का मतलब है कि जनता का एक ऐसा ग्रुप जो सरकार की नीतियों को बदलने के लिए या अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालता है, उसे हम दबाव समूह कहते हैं। तो ऐसी जनता जो जनता सरकार के निर्माण में भी भाग ले रही है और नीति निर्माण में भी भाग ले रही है, वो सक्रिय सहभागिता कहलाती है। निष्क्रिय सहभागिता, जनता केवल चुनाव में भाग लेती है, नीतिगत भागीदारी नहीं करती। अर्थात नीतियों के निर्माण में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। तो ये जनता का शासन है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में निष्क्रिय सहभागिता दिखाई देती है, क्योंकि हम लोग सरकार चुनते हैं लेकिन सरकार जब कानून का निर्माण करती है तो जनता से कोई सलाह नहीं लेती। नोट करिएगा इसको। अब हम बात करेंगे जनता के लिए। जनता के लिए देखिए, सरकार जो भी नीतियां बनाती है उन नीतियों के केंद्र में जनता ही होती है। सरकार जो भी कार्य करती है वो जनता की भलाई के लिए करती है, जनता के लिए करती है, इसलिए हम कहते हैं कि जनता के लिए। जनता केंद्र में होती है, यानी जो भी कार्य सरकार करेगी वो जनता के लिए ही करती है। तो इस तरह जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, राजतंत्र और लोकतंत्र को, तो राजतंत्र में राजा का शासन होता है, जनता की भूमिका बहुत कम या नहीं होती है, जबकि लोकतंत्र में मुख्य भूमिका में जनता ही होती है, अगर प्रत्यक्ष रूप से या
अप्रत्यक्ष रूप से। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र में आप जानते हैं कि जनता का शासन होता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि इस लोकतंत्र भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष का मतलब है कि जहां जनता की सीधी भूमिका हो, नीति निर्माण में जनता की भूमिका जहां होती है उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जिसमें जनता की भूमिका सीधी नीति निर्माण में सीधी नहीं होती, बल्कि उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नीतियों का निर्माण करते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को पहले हम समझेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है जहां जनता की नीति निर्माण में सीधी भूमिका हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसमें प्रणाली में जनता नीति निर्माण में सीधी भूमिका निभाती है। यानी सरकार नीति निर्माण जब करेगी तो उसमें जनता से सलाह करती है, तो उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसके भी कई प्रकार होते हैं। लिखिए, यह है निम्नलिखित प्रकार का होता है। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। फर्स्ट लिखिएगा परिप्रेक्षा, रिफरेंडम। परिप्रेक्षा, रिफरेंडम। देखिए, ये जो परिप्रेक्षा रेफरेंडम है, एक ऐसा लोकतंत्र है, ऐसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसमें सरकार जनता से हर मुद्दे पर सलाह लेती है। जो भी वो कानून विधायिका में बनाएगी, जो भी नीति निर्माण करेगी, उसमें वो सभी में जनता से राय लेने का प्रयास करती है और हर मुद्दे को जनता की सलाह के लिए, जनता की निर्णय के लिए रखती है। जनता अगर चाहती है तो उस पर निर्माण किया जाता है, जनता अगर नहीं चाहती तो उस पर कानून निर्माण सरकार नहीं करती। इस प्रणाली में सरकार कानून निर्माण से पहले उस कानून को जनता के सामने रखती है। और जनता के कहने पर ही कानून का निर्माण किया जाता है।
यानी सभी निर्णयों को, सभी नीतियों को, कानूनों को सरकार जनता के समक्ष रखेगी। जनता अगर चाहती है तो उस पर वो कानून का निर्माण करेगी, अगर जनता मना करती है तो नहीं करती है। इस प्रणाली में सरकार सभी मुद्दों पर जनता से सलाह लेती है। सभी मुद्दों पर जनता से सलाह लेती है। ये भारत में प्रचलित नहीं है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या भारत की है, जबकि छोटे देशों में मुख्यतः ये दिखाई देती है। और उदाहरण हम इसका ले सकते हैं स्विट्जरलैंड। यह प्रणाली प्रचलित है। स्विट्जरलैंड में यह प्रणाली प्रचलित है। दूसरा प्रकार जो है वो प्लेबिसाइट है, यानी कि जनमत संग्रह है। दूसरा हम लिखेंगे जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेफरेंडम और प्लेबिसाइट। जनमत संग्रह, इस प्रणाली में सरकार किन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता की सलाह लेती है। दोनों में यही एक बेसिक डिफरेंस है कि उसमें सभी मुद्दों को जनता के सामने रखा जाता है, प्लेबिसाइट में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को ही जनता के सामने रखा जाता है, उसकी सलाह ली जाती है। रेफरेंडम यानी कि परिप्रेक्षा कुछ ही देशों में प्रचलित है, जबकि जनमत संग्रह ज़्यादातर सभी देशों में होता है। हमारे यहाँ पर भी जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय असम के ज़िले सिलहट में जनमत संग्रह कराया गया, या जो रियासतें थी जिसमें जूनागढ़ ने शामिल होने से मना किया गया था, तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया था। तो ये सभी देशों में देखने को मिलता है। तीसरी जो प्रणाली है प्रत्यावधान, इसको हम कहते हैं रिकॉल। प्रत्यावधान एक ऐसी प्रणाली है कि जब जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और अगर उसके प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों को सही से पूर्ण नहीं कर पाते हैं, सही से अपने कार्यों को नहीं करते हैं, तो जनता उनको बीच समय ही वापस बुला सकती है। उसको हम कहते हैं प्रत्यावधान। इस प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधियों को बीच समय में ही वापस बुला सकती है। अगर हम इसका उदाहरण लें तो इसका उदाहरण भी मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में प्रचलित, लेकिन भारत में भी ये पाई जाती है, इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मध्य प्रदेश के
स्थानीय स्वशासन में यह प्रचलित है। यह प्रचलित है। नोट करिएगा इसे सभी। चौथा जो प्रकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है वो है पहल, या इसको हम एक और कहते हैं उपक्रम, इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत जनता स्वयं कानून बनाने की पहल करती है। यानी कि जनता स्वयं सरकार से कहती है, अगर उसे किसी मुद्दे पर कानून निर्माण कराना है तो वह स्वयं सरकार से या विधायिका से कानून निर्माण के लिए कह सकती है। इसको हम कहते हैं पहल या उपक्रम। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 प्रकार हमने पढ़े। परिप्रेक्षा पढ़ा, जनमत संग्रह पढ़ा, प्रत्यावधान पढ़ा और पहल। तो चारों आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नीति निर्माण में भाग लेती है। यानी जनता सीधे भागीदारी नहीं करेगी, ना उससे कोई सलाह ली जाएगी। वो अपने प्रतिनिधियों को विधायिका में भेजेगी, उसके प्रतिनिधि नीति निर्माण करेंगे। बस उनको निर्वाचित करने की भूमिका जनता की होगी, नीति निर्माण में उसकी कोई सहभागिता नहीं होगी। तो आप लोगों को ये लोकतंत्र और राजतंत्र समझ में आया होगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो लिखिएगा, नोट करिएगा। सबसे प्राचीन लोकतंत्र, अगर हमसे पूछें सबसे प्राचीन लोकतंत्र तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा नोट है सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारत। तीसरा नोट है, एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूपीएसआई में पूछा हुआ है, लोकतंत्र की जननी। स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। तो ये आज की क्लास में हमने राज्य व्यवस्था, सरकार, उसके अंग, शासन प्रणाली में जनता की भूमिका के आधार पर राजतंत्र और लोकतंत्र को पढ़ा। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट लिखें। स्वस्थ रहिएगा।